No, I would love to die for my country, but I would like my enemy to die for his country first. That is very well, very well. कंपल्शन हमारी इसलिए हो गई थी कि हम हमारी तरफ मिसाइल आए थे, फिर हमें हिट बैक करना पड़ा। तो हम किसी एक नंबर पर हमने ऑफेंस नहीं किया हुआ। अफगानिस्तान पर भी नहीं किया, इंडिया पर भी नहीं किया। मई का महीना आप देख लें, 5 मई 6 मई की दरमियानी रात जो हिंदुस्तान ने इनिशिएटिव लिया तो हमने काउंटर बैक किया। ये जो 70 साल से हमें पता है कि वो मुल्क बड़ा है, उसके रिसोर्सेज बड़े हैं, उसकी इकॉनमी बड़ी है, उसकी मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अस। लेकिन हमें भी शुरू से पता है कि हम मैच नंबर में कभी भी नहीं करेंगे, पहली बात। और जंग के दिनों में भी मैच करता आया था कि हम जाहिर है कुछ तो करना है हमने कंपनसेट करने के लिए या आउटस्मार्ट करने के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ है या जो उसकी काबिलियत है। तो हम एक तो हमारा जज्बा ईमान है जो जाहिर हमें देता है, बहुत स्ट्रेंथ देता है कि हमने कैसे लड़ना। दूसरा हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, 5 से 6 जहाज कर देते हैं, 6 से 8 कर देते हैं, फिर कहते हैं ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट कर देते हैं। ये क्या वो कर रहे हैं? वो पावर टू हर्ट दलील कर रहे हैं। आपने तो कूजे में बंद कर दिया है। मैं अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद मुनीज़े मोइन। और जिस तरह के आप जानते हैं, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होती दिखाई दे रही है। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मुलाकातें चल रही थी, दूसरा दौर इस्तांबुल में हुआ, कतर और टर्की ने असिस्ट किया कि कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई मामला तय पा जाएं और बात वायलेशन की तरफ ना जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका और गुज़िश्ता रोज़ डेडलॉक पर ही बात ख़त्म हुई और पाकिस्तानी वफ़द पाकिस्तान के लिए वापस रवाना हो गया। इसके अलावा आप देखें कि अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से काफ़ी बाज़गश सुनाई दे रही थी और अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा था कई ममालिक को कि आप अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएं ताकि इसराइल के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ किया जा सके। लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी परेशानियाँ देखने में आई क्योंकि काफ़ी ममालिक रिलक्टेंट थे। मगर अब हुआ ये कि अमेरिकी सदर की जानिब से बज़ात ख़ुद इस बात का ऐलान किया गया कि काज़ाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा और नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है और उसका मकसद यही है कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाए और इंडिया के ऊपर जो धब्बा लगा है वो किसी तरह धोने से साफ़ हो जाए। लेकिन ये हो नहीं पा रहा। उनका ये कहना है कि अमेरिकी सदर ने जो न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से स्टेटमेंट दी थी उसमें काफ़ी मामलात हैं जिस पर बात हो सकती है। अब वो क्या मामलात हैं मैं इस पर बात करूँगी, बिला ताख़ीर शामिल गुफ्तगू करूँगी हमारे आज के जो पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट हैं, एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच मुनीज़े, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द इनविटेशन। मैं बिल्कुल ठीक। मैंने काफ़ी सारे मौज़ूआत एक साथ छेड़ दी हैं। आपके इंटरेस्ट का टॉपिक क्या है? अफगानिस्तान, काज़ाकिस्तान या इंडिया? वहाँ से शुरू करेंगे। सारे दिलचस्प हैं आजकल। देख के तो लगता है भारत, लेकिन अभी हमारा जो वेस्टर्न फ्रंट है वो भी काफ़ी हॉस्टाइल हो गया। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान के चीफ वहाँ मौजूद थे और जब चीफ उठकर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। मुझे बताएं होगा क्या? डेडलॉक हो चुका है अफ़गानिस्तान के साथ। बड़ा बदकिस्मत ऑब्वियसली ये सिचुएशन है जिसके अंदर ये मुज़ाकरात किसी कंक्लूजन की तरह नहीं जा रहे। और मैं अक्सर शायद आपके प्रोग्राम में वैसे भी कह चुका हूँ कि आम तौर पर ऐसा होता नहीं है कि जो ऑफेंस लॉन्च करता है और ख़ास तौर पे एयर यूज़ हो रही हो, जिसके पास इंटेलिजेंस डाटा बहुत ज़्यादा हो, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो, जो उनके टारगेट्स हैं, उनके हाइड आउट्स हैं, उनकी लोकेशन पता हो, उनके कंपाउंड्स पता हो, उन्हें ट्रेनिंग सेंटर्स पता हो, इतना कुछ नॉलेज होने के बावजूद कुछ मैं देख चुका हूँ और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अपनी आर्म फोर्सेस को इस तरह और नेशनल रिजॉल्व को कि हमने बहुत, जिसको कहते हैं ना, रिस्ट्रेन किया, परहेज़ किया कि हम बहुत ही लिमिटेड करें। जो प्रोहिबिटिव स्ट्राइक्स हम करना चाह रहे थे, जो हम पनिशमेंट या प्राइस इम्पोज करना चाह रहे थे। देखिए होता ये है कि मैं मानता हूँ कि द पावर टू हर्ट इज़ योर पावर टू नेगोशिएट और टू बारगेन। हमारी बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है टू पावर टू हर्ट, तो हमें वो पावर टू बारगेन नहीं मिलती बदकिस्मती से। मैं एक डिफरेंट डायमेंशन से कह रहा हूँ। जब आप जितना ज़्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट दुश्मन पर इम्पोज करते हैं उतनी ही आपकी नेगोशिएशन या बारगेन की ताकत ज़्यादा होती है। हमने वो ताकत भी लेट गो की है इस मजाक। यानी जो ज़्यादा ताकतवर है वो अपनी ताकत के जरिए बात मनवा सकता है, बारगेन बातचीत में फिर उसके एग्जैक्टली वो बल्कि ये कहता है कि ये है टेक इट और लीव इट। यानी वो डिक्टेटिव होता है, वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करता है, वो अपनी फेवरेबल सिचुएशन मांगता है। आमतौर पर आपने नोट किया होगा जब जंगें ख़त्म होती हैं, जो हथियार फेंकते हैं, जो भी कौम फेंकती है या फ़ौज फेंक देती है, उसको ऑलमोस्ट कुछ नहीं दिया जाता। उसको कहा जाता है साइन, टेक इट और लीव इट, दैट काइंड ऑफ थिंग।
तो ये हमारी बड़ी एडवांटेज पोजीशन थी इस दफ़ा। लेकिन उसके बावजूद अनलाइक गुरिल्ला वॉरफेयर के अगेंस्ट जब टैक्टिक्स यूज़ होते हैं, स्ट्रैटेजी या स्ट्राइक्स यूज़ होती हैं और उसमें ब्रेक नहीं दी जाती। हमने ब्रेक दी पहले दोहा के वक्त, पहले फिर इस्तांबुल के पहले मुज़ाकरात के, फिर एक और हफ्ता दिया, फिर कहा जी एक और दोबारा कम बैक करेंगे। लेकिन मसला हमारा ये हो रहा है कि एक तो प्रोहिबिटिव कॉस्ट की काउंटर कॉस्ट इंडिया की तरफ से ऑफ़र हो रही है, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं ना, जैसे मैं सॉरी बड़ा क्रूड लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, जैसे बिडिंग होती है, आपने ये बिड किया तो वो एक और बिड उससे ऊपर आ जाती है, एक और उससे ऊपर आ जाती है। तो मुझे ये अफसोस इस बात का हो रहा है कि तालिबान शायद इन मुज़ाकरात को एक बिडिंग लेडर के तौर पर यूज़ कर रहे थे। अल्लाह करे आइंदा ऐसा ना हो कोई। बिडिंग लेडर का मतलब ही ये है कि मुझे ये ऑफ़र हो रहा है, आप क्या देंगे। पाकिस्तान प्रेशर बिल्ड करता है, वो जाके आगे ट्रांसफ़र करते हैं, वो कहते हैं हमें तो ये कह रहा है, इतना प्रेशर डाला है तो आप अब हमें मजीद कितने पैसे और कितना इंसेंटिव। एग्जैक्टली हम रेट लगवा रहा था भारत से, जी तो जहाँ फेल हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, गुड सेंस प्रिवेल करे, इस खित्ता अफोर्ड नहीं कर सकता। और आखिरी बात ज़रूर इस सवाल के जवाब में ये कहना चाहूँगा कि मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर एक इमोशनल कनेक्शन आपको बता देता हूँ। जब मैं यंग फाइटर पायलट था, मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर हुई थी। 1979 में सोवियत यूनियन ने कब्ज़ा कर लिया था अफ़गानिस्तान पर। उनकी एयरफोर्स आकर इन्हीं जो महाजरीन थे और मुजाहिदीन के जो कैंप्स थे उन पर हमलावर होती थी। पेशावर फ्रंट लाइन बेस था, हमारी ड्यूटी ही ये थी कि इन्हीं महाजरीन को प्रोटेक्शन देना। यानी हम सुपर पावर की एयरफोर्स को चैलेंज करते थे जाकर, उस ज़माने में जब हमारा कोई मैच ही नहीं था। सर ये तो हमारे मुजाहिद थे, ये तो हमारे मुजाहिद थे, मुजाहिदीन थे, हम इनको प्रोटेक्शन दिया करते थे। और हम उन्हीं पर बमबारी अगर करें तो मैं जैसे कह रहा हूँ, हमारा अपना एक कंट्रास्ट है, लेकिन इसमें हमारा किया धरा कुछ नहीं है। आपने खुद ही कहा कि क्योंकि वो बिडिंग कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते जा रहे हैं अपनी नेगोशिएशन का शायद, और बिडिंग करके रेट इंडिया से बेहतर लेने की वजह से नाकाम हो रहे हैं। बात समझने से कासिर हैं कि अमेरिका ने अपने अड्डे वहाँ बनाए, रशिया ने अपने अड्डे वहाँ पर बनाए, मगर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट के अड्डे हैं उनको तबाह किया, अपने अड्डे भी ना बनाए। मगर उसके बावजूद ये भारत से फंडिंग लेकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा करते हैं। आप मुझे ये बताएं, अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से उसने एग्ज़िट लिया तो अपना सारा साजो सामान छोड़कर, जैसा कि मैं कहूँ भाग गया तो चलेगा, ये वर्ड अप्रोप्रिएट है, साथ उसमें वेपन्स भी बहुत सारे थे। तो क्या अफ़गानिस्तान अपने आप को मिलिटरीली या वेपन या आर्टिलरी वाइज स्ट्रेंथन या माइट समझता है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, जो वो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक, आपने ये कहा कि वो समझते हैं कि अड्डे जो दिए उन्होंने और हमने नहीं ऐसा किया। देखिए, अफ़गानिस्तान के मुल्ला मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया में बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हमसे मुकाबला करना चाहता है तो सोवियत यूनियन का, ब्रिटिश का और अमेरिकन का हाल देख ले। देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है जो एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या हिस्ट्री मुझे बताना चाहिए आपके मीडिया के थ्रू। देखिए, इन सारे मुल्कों को वो नाम ले रहे हैं। ब्रिटिश उन्होंने शिकस्त खाई थी, इनके अमीर रहमान होते थे, उन्होंने खुद सरेंडर करके नेगोशिएट किया था और अपना बहुत सारा एरिया ब्रिटिश को दिया था, जिसको अब ये ड्यूरेंट लाइन पर कह रहे हैं। दूसरा, जो दोनों आए ब्रिटिश के बाद, अमेरिकन या सोवियत यूनियन आया, ज़रूर आपने उनके साथ लड़ाई की, रेजिस्टेंस की, लेकिन किसी और सुपर पावर के कहने पे की, खुद नहीं आपने लड़ी। पहले तो ये मतलब एक सुपर पावर आती थी, दूसरी आपको सपोर्ट करती थी, तब लड़े आप। एक बात, उन सब ने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया और हमने आपको अपनी ज़मीन ऑफ़र की थी जी। हम तो कब्जा करने नहीं आ रहे। किसी स्टेज पे पाकिस्तान ने कहा कि हम अफगानिस्तान कब्जा कर लेंगे, तो तब हमारे खिलाफ लड़े आपके, आप कब्जा करने आ गए। हम तो आपको अपनी ज़मीन देते रहे, आपको ट्रेनिंग देते रहे, आपको लॉन्च करते रहे, फैसिलिटेशन करते रहे। उस ज़माने में जब आप अपना मुल्क आज़ाद कराने के लिए, तो हम तो आपको फैसिलिटेशन करने में शामिल थे, ना कि हम आपसे कन्फ्रंटेशन चाहते। अब कमिंग बैक टू पार्ट 2, जो आपने कहा कि इनके पास वेपन्स हैं। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि दुनिया अपने अपनी नेशनल इंटरेस्ट के साथ करती है। ये तालिबान का दोहा में तकरीबन 10 साल से दफ्तर कायम है। अब आपसे कि उस वक्त से कायम है जब अमेरिका ने ऑक्यूपाई किया हुआ था अफगानिस्तान, यानी उन्होंने दोहा को अलाउ किया हुआ था, तभी हो सकता है दफ्तर जी। मुज़ाकरात सारे दोहा में होते थे तालिबान के साथ, और उन तालिबान ने एक प्राइस मांगी हुई है कि हाँ, आप हमें इतने $1 मिलियन पर मंथ देंगे तो हम आपको सेफ एग्जिट देंगे। ये एग्रीमेंट था, ये हम बात नहीं करते। यानी अमेरिका ने आपसे एग्रीमेंट करके सेफ एग्जिट किया था, और बग्राम बेस जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट अब मांग रहे हैं वापस, वो अंडर एग्रीमेंट वो हुआ था कि हम सारे अपने मॉडर्न वेपन स्टोर कर जाते हैं यहाँ पे,
आप इनकी हिफाजत करें। जैसे आप किसी बिल्डिंग को कहते हैं, किसी को चौकीदारी के लिए रख जाते हैं कि आप इसका ध्यान रखना, आपको महीने का रेंट दे दिया करेंगे। ये वो बेस था बुनियादी तौर पर। वहाँ पे मोस्ट मॉडर्न वेपन्स थे, स्पेशली बगराम बेस, और वहाँ कॉम्बैट के, ग्राउंड फाइटिंग के जो ग्राउंड ट्रूप्स होते हैं, उनके वन ऑफ द बेस्ट वेपन्स स्टोरेज करके गए थे अमेरिकन कि शायद हमें कभी ज़रूरत वेपन्स की भी पड़े और इस बेस की भी पड़े। और बेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1950-60s में सोवियत यूनियन ने बिल्ड किया था, बाद में उन्होंने आकर इस्तेमाल किया। उनकी एयरफोर्स बहुत बड़ी थी, उन्होंने एक्सपैंड किया। फिर अमेरिकन आ गए, इन्होंने उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से और ज़्यादा एक्सपैंड किया। तो बेस ज़ाहिर है बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक किस्म का हाउस करता है चीज़ों को। फिर लास्ट बात इसके ऊपर यह कि जो वेपन रखवा गए अमेरिकन, अब वही मार्केट में बिक रहे हैं या तालिबान यूज़ कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़। तो पाकिस्तान का जो प्रोटेस्ट है या पाकिस्तान की रिजर्वेशन जो है और गिला जो है, वो बिल्कुल जायज़ है कि एक आप अपना फैसिलिटेशन कर रहे हैं, उन वेपन्स को एक्सेस दे दिया आपने उन लोगों को, टेररिस्ट को, फिर आप ज़ाहिर है उन लोगों को एक चेक करने की पोजीशन में ही रखते। तो हमारी तो वन लाइन सिर्फ एक फरमाइश कह लें या डिमांड कह लें या तवक्को कह लें कि इनको कंट्रोल करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमारे से एग्रीमेंट कर लें, हम कंट्रोल कर लेते हैं। किस किस्म के वेपन्स हैं अफगानिस्तान के पास? देखिए, अफ़गानिस्तान के पास एज अ फ़ौज तो बहुत लिमिटेड है। देखिए, ये तकरीबन मेरा मानना ये है, जो मैं स्टडी बहुत सारे सोर्सेज से चेक करता रहता हूँ, तो तकरीबन मेरा ख्याल है जो इस वक्त तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है, उसके पास टोटल 40-50 हज़ार फुट सोल्जर्स हैं। ठीक है, अनरिकग्नाइज्ड ऑफ कोर्स, दिस इज, ये प्रॉपर आर्मी नहीं है जिसकी हायरार्की नहीं है, कोई GHQ हेडक्वार्टर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फुट सोल्जर्स हैं, उनके पास, सबके पास वेपन्स हैं, मोस्टली अमेरिकन चोरी किए हुए या लिए हुए या वो छोड़ गए हैं। रॉकेट लॉन्चर्स हैं, लेकिन वो मोस्टली कंट्रोल करते ही टेरर से हैं। यानी मेरे पास माइट है तो मैं इस एरिया मेरा हो गया, फिर वो अगले एरिया में चले जाते हैं, वहाँ फाइट करते हैं, या वो दूसरे सरेंडर कर जाते हैं या वो पुल बैक कर लेते हैं। मिसाइल्स हैं? नहीं, सरफेस टू एयर मिसाइल स्टिंगर हुआ करते थे, अमेरिकन ने दिए थे, वो बहुत पावरफुल था, और उसके अंदर तकरीबन 300 इन्हीं मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन के हेलीकॉप्टर्स वगैरह गिराए थे उस अपने ज़माने में टेनोर पे। इतना पावरफुल स्टिंगर मिसाइल था, लेकिन अमेरिकन वो भी छोड़ के चले गए थे। वो भी हमारी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि कैसे किसी तरह निकालें, बिकॉज वो बहुत डेंजरस है। स्टेट्स रखती हैं, ऑलमोस्ट वो 14,000 फुट तक फायर कर लेते हैं, और आमतौर पर ये गन शिप हेलीकॉप्टर तो चंद हज़ार, 2-3 हज़ार फुट पर आकर फायरिंग करते हैं, और कोई तैयारी नहीं है। उस तरह मुसल्ला कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी बिल्कुल नहीं है। उनके पास एक ही एडवांटेज है, और वो है गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर कन्वेंशनल वॉरफेयर से मनीज़ मुख्तलिफ होती है। मुसल्लह अफवाज जब दो लड़ती हैं मुल्कों की, जैसे इंडिया पाकिस्तान लड़े, मुकाबले में आए, उन्होंने नुकसान उठाया, वो लैंड कर गए, सीज़ फायर हो गया, देन आप अलर्ट रहते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि हमने किसी दिन उठकर उनका एक फ़ाइटर जहाज़ आ जाए, हम तैयार रहते हैं, लेकिन होता नहीं आम तौर पर। इधर ये होता है कि जब आप गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं तो बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह का है कि उनके टैक्टिक्स अपने होंगे, जगह वो चुनेंगे, टेररिस्ट चुनेंगे कि कहाँ पर हमलावर होना है, ठीक है, वेपन वो चुनेंगे, इंटेंसिटी वो चुनेंगे। इंटेंसिटी का मतलब हम हमने उनकी डिमांड के ऊपर इक्विप होकर जाएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको ये एडवांटेज होता है, ठीक है, और यही शायद मिसलीड करता है। मिसलीड इस तरह करता है, मैं आपको एक डाटा से सपोर्ट करता हूँ अपनी बात को। मिसलीड ये करता है, वो समझते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये वेपन है, सरप्राइज दे सकते हैं, टाइमिंग चुन सकते हैं, जगह चुन सकते हैं, ज़ाहिर है धमाका करके भाग जाएंगे। सर ये तो हमारे फिर एक बॉम्ब की मार हुए। बिल्कुल, आपने मगर हमने बॉम्ब इस्तेमाल नहीं करना। हम एक्चुअली रिस्ट्रेन की वजह से, मैंने शुरू के लफ्ज़ में भी कहा कि हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं। मैं आपको एक डाटा बता सकता हूँ, मुझे प्रीव्यू है कुछ अभी जो हुई थी, स्ट्राइक्स हुई थी, 100 के करीब अगर हमारे पास स्ट्राइक पुटअप होती थी फॉर कंसिडरेशन कि यहाँ मारना चाहिए इन तालिबान को, 5 और 10 के दरमियान अप्रूव हुई थी। अच्छा, यानी हम इतने केयरफुल हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। मतलब 100 जगह थी कि हम इन्हें टारगेट कर सकते थे, मगर हमने सिर्फ 5 किया, 5 या 10 से ज़्यादा नहीं। और यही तो हमने भारत के साथ किया जब हमने तैयारे शॉट डाउन किए। हाँ, 85 के करीब जहाज से सिर्फ 7 मारे। हाँ, एग्जैक्टली, 7 के भी 8 हो सकते हैं। 8 अब हो सकते हैं, पता नहीं, अब ट्रम्प साहब से पूछना पड़ेगा कि बस करें अब। सर 8वां आपके शर्ट पर मौजूद है। बिल्कुल। तो बात ये है कि हम जहाँ अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ भारत की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। भारत की जानिब से एक बार फिर से मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, क्योंकि अमरीकी सदर ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, और हमें पता है दीगर ममालिक की तरह, लेकिन इस स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया गया इंडिया की जानिब से। तो आप मुझे ये बताएं कि जहाँ भारत को ये एज है कि वो मैनिपुलेट करता है और एक नैरेटिव बिल्ड करता है, अब तो उसकी वो साख बाकी नहीं रह गई, तो खुद वो कहाँ स्टैंड करता है? क्या उसने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को इतना सेफ और सिक्योर रखा हुआ है, या वो वल्नरेबल है?
देखिए मरीज एक क्विक हिस्ट्री पे जाते हैं। अगर वो हमें ब्लेम करना चाहते हैं तो पहले तो हम दोनों मुल्कों का एक एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री या स्ट्रैटेजी सिर्फ मैं आपको ये अर्ज़ करता चला हूँ, इन दोनों मुल्कों के दरमियान ये रेस शुरू किसने की थी? इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1974 जो पहला बॉम्ब मिसेज इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ने चलाया, जो टेस्ट किया इन्होंने, उसका नाम दिया उन्होंने पीसफुल बुद्धा। ओके। ठीक, पहले ये करें। तो जब आप न्यूक्लियर होता है वो पीसफुल नहीं होता, और जो फटे वो बुद्धा नहीं हो सकता। तो दोनों अच्छा। तो दोनों डिस्क्वालिफिकेशन होगी, पहली बात तो ये। 1974 में जब उन्होंने किया था तो हमारे कोई प्रोग्राम उस तरह नहीं था वेपन करने के। उन्होंने 74 ऑनवर्ड वो किए, एक्सप्लोजन किए, एक रेस शुरू की और एक मैसेज ऑफ इनसिक्योरिटी भेजा। इस नेबरहुड में जितने मुल्क हैं हमारे, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उनकी तो कैपेसिटी नहीं थी। उनके लिए तो ये पीसफुल बुद्धा नहीं था तो सिर्फ हमारे लिए जाहिर है एक्सप्लोसिव बुद्धा हमारे यस हमारे साथ थी ना, हमारे साथ जंग हो चुकी थी 65 की, और बहुत कोशिश की गई कि इसको एक ऐसा गुडविल क्रिएट की, लेकिन दुनिया में जानती है। अब आपके उस सवाल पे आते हैं, उन्होंने फिर रेस शुरू की, जाहिर है फिर हमें भी मजबूरन करना पड़ा। उन्होंने धमाके किए, बाद में आपने नोट किया होगा हमने भी पिक किए, 5 के 6 कर दिए, तो बाई कंपल्शन किए। एक बात तो ये जो आप कह रही हैं कि जो हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान के जब से हम न्यूक्लियर प्रोग्राम में हैं या वेपन्स बना रहे हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन या जितनी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं न्यूक्लियर, हमारी एक भी नोटिसेबल वायलेशन, ब्रीच, चोरी, पिलफरेज या सेल आपको पूरे नज़र नहीं आएगी पूरी दुनिया में। हम इतने रिस्पॉन्सिबल, और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सेटअप्स को और जो हमारे सेफ गार्ड्स हैं उनसे वाकिफ़ हूँ। और इस बात की भी यकीन दहानी करवानी होगी कि हमने 90s के बाद तो न्यूक्लियर टेस्ट किए भी नहीं। एग्जैक्टली कोई फॉर्मल हमने कहीं डिक्लेयर्ड नहीं है ना हमने। ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं होता आजकल न्यूक्लियर छुपाना। जितने उस ज़माने में सेंसर्स थे कहीं ज़्यादा सेंसर्स और जो ट्रैक करने वाले डिवाइसेस और सैटेलाइट्स वगैरह आ चुके हैं। पहली बात ये खालिद साहब, कहीं ये इसी तरह तो नहीं कि हमने अफगानिस्तान पे भी अटैक नहीं किया था? अफगानिस्तान ने पहले हम पर अटैक किया। अभी वो तो जाहिर है हमने देखे ना, वही है बिल्कुल। हमने किसी मुल्क, एक मुल्क आप बता दें कि हमने कहीं किया हो, हमें बदकिस्मती हिस्ट्री में रिपीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन तकरीबन 1.5-2 साल पहले हमने ईरान पर भी एक किया था, लेकिन BLA के टेररिस्ट पर किया था। उसमें भी कंपल्शन हमारी इसलिए हो गई थी कि हम हमारी तरफ मिसाइल आए थे, फिर हमें हिट बैक करना पड़ा। तो हम किसी एक नेबर पर हमने ऑफेंस नहीं किया हुआ। अफगानिस्तान पर भी नहीं किया, इंडिया पर भी नहीं किया। मई का महीना आप देख लें, 6 मई की दरमियानी रात जो हिंदुस्तान ने इनिशिएटिव लिया तो हमने काउंटर बैक किया। ये जो कैलिफोर्नियम की हम बात कर रहे थे, कैलिफोर्नियम एक बहुत ही ख़तरनाक और इंतहाई प्रोहिबिटेड एक रेडियो एक्टिव वो है, ग्रेड है। इसकी चोरी इंडिया की पकड़ी गई। हाँ 2010 में हुई, 2021 में हुई और 2024 में हुई। एक पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ पकड़ा जाता है इनका? ओपन मार्केट में। दैट मीन इट इज़ अवेलेबल। इसका मतलब आपका ब्रीच हुआ, चाहे वो आप कहें हमारा ये सैल्वेज था, हमारा ये रद्दी थी, हमारी फलां था, लेकिन उसको दुनिया में सिक्योर करने का एक प्रोसीजर है। ये जो कैलिफोर्नियम है ये इतना प्रोहिबिटेड है कि इसकी ट्रैकिंग की जाती है। इसकी अच्छा, चोरी कहाँ होता है? या इंटेंशनली अंदर से चोरी कराया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चोरी किया जाता है, या खुद आपने प्लांट को डिस्ट्रक्शन करनी होती है या डिस्ट्रॉय करना होता है। उसमें कोई ऐसे फैक्टर दुनिया में है जो आपको कहते हैं तबाह ना करें या डिस्ट्रॉय ना करें, हमें दे दें या हम पैसे ले लें। तो इंडिया की इतनी वॉयलेशन हुई है। मैंने और जहाँ तक हम इसके पैसों की बात कर रहे हैं तो ये $100 मिलियन तक कॉस्ट इसकी एग्जैक्टली डिपेंड करता है। ये तो मार्केट, ओपन मार्केट में जब ये ब्लैक में बिकता है ना, इसकी फॉर्मल प्राइसेस नहीं होती। लेकिन क्योंकि इन वेपन के जो ग्रेड होते हैं इनको एक्सेस नहीं होती, आम मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। तो जाहिर है जो, जैसे मैंने कहा ना कि जो नेफीरियस डिज़ाइन रखने वाले हैं या जो ऐसे मुल्क हैं जो कोविड अभी तक रखे हुए हैं, वो ऐसे चीज़ें खरीद लेते हैं। तो हिंदुस्तान की ब्रीचेस बहुत ज़्यादा हैं। वो आप एक पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। जो तो एटॉमिक मामलात पर आकर बैठ जाते हैं, डिस्कस करने लग जाते हैं। फॉर इंस्टेंस ईरान की बात कर रही हूँ, वो तो टेस्ट भी नहीं करते कि उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। तो फिर ऐसे में इंडिया की इन एक्टिविटीज़ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की खामोशी क्यों है? इंटरनेशनल देखिए, एटॉमिक एनर्जी हो या कोई एजेंसीज हो, वो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें उनके ताबे हैं। एक चीज़ इनमें ये रखिए। दूसरी बात ये है कि वो करती हैं थ्रू सुपर पावर्स इंगेज करती हैं। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस तरह का बयान दे दिया अभी, उनके थ्रू ये कहलवाती हैं। उनकी अपनी पुलिसिंग एलिमेंट कोई नहीं है उनके पास। वो एक रिकॉर्ड कर लेते हैं, डाटा ले आते हैं या आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। रोकने की कैपेसिटी किसी की नहीं है। इंडिया ने धमाके किए, किसी ने रोका?
पुरानी बात है ना। फिर हमने फॉलो किया नहीं, आज भी यही है। अच्छा। अगर आज कोई धमाका करेगा सैंक्शन ज़रूर लगेंगी। खुद एटॉमिक एनर्जी कमीशन या दुनिया की डिफरेंट एजेंसीज जो इसको मॉनिटर करती हैं, वो खुद पुलिसिंग करके नहीं रोक सकती। हाँ, ये होगा कि अमेरिका को, जैसे आपने देखा ईरान के खिलाफ अभी तो आपने बात कही है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने तो आके नहीं कहा मतलब कि तबाह करो या हम तबाह कर देंगे। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने तो पिछले ट्रंप एग्रीमेंट के अंदर ईरान से एग्रीमेंट करवाया था जी। और इंस्पेक्शन के लिए खुलवाया था, और वो इंस्पेक्शन फॉलो हो रही थी, ये भी ध्यान में रखें। वो इंस्पेक्शन हो रही थी तो ये हमला हो गया। तो इसका मतलब मैंने आपको साबित करने की ये कोशिश की है कि उनके साथ एग्रीमेंट या उनको एक्सेस देने का मतलब ये नहीं है कि इजराइल या अमेरिका अटैक नहीं करेगा, वो फिर भी कर देते हैं। तो ये एक यूनिक डिस्कनेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिसिंग वाला एलिमेंट नहीं है। अमेरिका और दूसरे आप पे सैंक्शन ज़रूर लगा देंगे, आपको एम्बार्गो कर देंगे, आपको टेरर बढ़ा देंगे, आपको आइसोलेट कर देंगे दुनिया में, लेकिन एज सच कोई ऐसी पाबंदी मेरे नॉलेज में नहीं है कि रोकना या डिस्करेज करना किसी एटॉमिक एनर्जी या किसी और के पास। जहां हम इन्हें रोकने की या इनके आगाज़ करने के, तजर्बात करने के एटॉमिक, तो फिर मुझे ये बताएं कि क्यों भारत अभी तक CTBT का हिस्सा नहीं है? उससे तो होना चाहिए था। जी, आप सही कह रही हैं। ये CTBT एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसके लिए ऑब्वियसली एक बाइंडिंग है, उसके अंदर आपको फिर एक इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है। इंडिया क्योंकि इनिशिएट कर रहा था और नहीं चाहता था कि वो किसी को एक्सेस दे या इंस्पेक्शन के लिए खोल दे, तो उसने आज तक नहीं किया। और मैं ये इस पिछले सवाल का जो मैंने जवाब दिया था वो इसमें भी उसी का जवाब छुपा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि पिछली जब CTBT से पहले भी जब और या अदरवाइज़ भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर भी दे, फिर भी आपके प्रोग्राम को एक किस्म की गारंटेड नहीं रोका जा सकता। ईरान ने खोला हुआ था, तब भी अमेरिका को शक हुआ, तभी इजराइल को शक हुआ और उन्होंने आकर हमला कर दिया। यानी जज ज्यूरी इसमें CTBT या कोई एटॉमिक एनर्जी कमीशन या कोई इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है वो बहुत कम है। ये बुनियादी तौर पर सुपर पावर्स हैं जो जज ज्यूरी खुद ही हैं और समझती हैं कि इसको रोकना है, उसको नहीं रोकना। हमारी ब्लेसिंग है। आखिरी बात मैं बताता चलूँ कि हम 79 में जब सोवियत यूनियन आया तो हम गुड साइड ऑफ अमेरिका थे, क्योंकि मुजाहिदीन हम भेज रहे थे, सोवियत यूनियन से लड़ रहे थे, महाजरीन को हमने पनाह दी हुई थी, तो हमने F-16 भी लिए उनसे। 10 साल तक अमेरिका हमें प्रेसिडेंट अमेंडमेंट की अमेरिकन प्रेसिडेंट एग्जेम्पशन देता रहा कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं। अच्छा, हमें नहीं रोका गया न्यूक्लियर, तो वही 10 साल हमने वो माइलेज कवर कर ली। जो ही वो सोवियत यूनियन गया, टूट गया, बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे F-16 भी रोक लिए, हमारे पास सैंक्शन भी लग गई, क्योंकि हम इतने अच्छे बच्चे नहीं हैं और हमने क्योंकि एटॉमिक प्रोग्राम शुरू किया हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ शायद ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग थी कि सोवियत यूनियन आया और हमें रिलैक्सेशन मिलती रही। अमेरिका ने खुद ही कहा, हमने अपने एटॉमिक पावर पे काम किया। वो लुक दी अदर साइड वाला था ना कि अमेरिका ने खुद ही कहा कि नहीं इस तरफ ठीक है जो भी हो रहा है, उसी में हमें मौका मिल गया। आज होता खुदा ना खास्ता तो शायद हमें मौका भी ना मिलता। खालिद चिश्ती साहब, अगर पाकिस्तान और भारत एक बार फिर से आमने सामने आ जाएं, और अभी तो हमने एयर वॉरफेयर देखी और मिलिट्री हम माजी में देख चुके हैं, बर्री भी अगर देखने में आ गई तो अभी एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करें तो $86 बिलियन का इंडिया का मिलिट्री का बजट है। ओवरऑल आर्मी का बजट या हाँ मिलिट्री स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से 9 गुना ज़्यादा है। और अगर इनके ऑफिसर्स की, आर्मी ऑफिसर्स की बात करें तो वो कोई 15 लाख के करीब हैं, ऐसे ही है। और पाकिस्तान के आधे भी नहीं हैं, जबकि टैंक्स भी उनके पास बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान के पास उस हिसाब से बहुत कम है। एयरक्राफ्ट यूनिट में भी वो पाकिस्तान को मात देते हैं, नेवल यूनिट्स में भी पाकिस्तान बहुत पीछे है, जबकि न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी भारत के पास ज़्यादा हैं। हर तरह से हमें भारत एक सुपीरियर लेवल पर नज़र आ रहा है, लेकिन जंग में हमने पाकिस्तान को सुपीरियर देखा है। तो आपको क्या लगता है कि दोबारा जंग होती है किसी भी एक महाज पर तो किसके पास माइट होगा? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह करे ना हो ऐसी बात, लेकिन बीइंग अ फॉर्मर फाइटर पायलट मैं कह रहा हूँ बिकॉज जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, ज़ाहिर है उसकी कीमत देनी पड़ती है लोगों को। जो आप माइट की बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, ये और हमारे लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपकी टर्म है वो भी नहीं है। ये हमारे 78 साल से हमें पता है कि वो मुल्क बड़ा है, उसके रिसोर्सेज बड़े हैं, उसकी इकॉनमी बड़ी है, उसकी मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अस। लेकिन हमें भी शुरू से पता है कि हम मैच नंबर में कभी भी नहीं करेंगे, पहली बात हुई। और जंग के दिनों में भी मैं अर्ज़ करता आया था कि हम ज़ाहिर है कुछ तो करना है हमने कंपनसेट करने के लिए या आउटस्मार्ट करने के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ है या जो उसकी काबिलियत है। तो हम एक तो हमारा जज्बा ईमान है जो ज़ाहिर है हमें देता है, बहुत स्ट्रेंथ देता है कि हमने कैसे लड़ना है। दूसरा हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है और आज की नहीं है,
पिछले 4-5 दहाइयों से हम बहुत सारे अरब मुल्कों को, फ्रेंडली कंट्रीज़ को हम सिखाते आए हैं। मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूँ रिसालपुर एकेडमी में, फ़्लाइंग सिखाता रहा हूँ दोस्त मुल्कों के जो कैडेट्स आते थे। एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एक नई डायमेंशन अब आ गई है, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। आपने देखा हमने जो राफेल के ख़िलाफ़ जो टैक्टिक्स किए थे, वो टेक्नोलॉजी का हमने एक एडवांटेज लिया था। और फिर एक लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, टेक्नोलॉजी स्टैंड अलोन कुछ नहीं करती। अगर आप मुझे कहें एज अ पायलट के आप लिस्ट डाउन करें हिंदुस्तान के पास जो जहाज़ हैं और दुनिया में रेट करें कि बेस्ट जहाज़ों में से, दुनिया के टॉप 10 में से इंडिया के पास कितने हैं, तो इंडिया के पास कोई 4 जहाज़ हैं 10 में से, वर्ल्ड बेस्ट एयरक्राफ्ट। नंबर वाइज भी ऑलमोस्ट बहुत बड़ी एयरफोर्स है, 4थे-5वें नंबर पर दुनिया की बड़ी एयरफोर्स है। जो इंडिया के पास 4 टॉप के जहाज़ हैं, देखिए सबसे राफेल फेमस, मिराज 2000, SU-30, MiG-29 जो अपग्रेडेड वर्जन है उनके पास, ये 4 जहाज़ बहुत इंपॉर्टेंट जहाज़ है। एक बात, तो जहाज़ों से स्टैंड लोन नहीं होता। आपने देखिए इसको, मैं इनको कहता हूँ अक्सर, इनको ऑर्केस्ट्रेट करना होता है। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है कि जैसे म्यूज़िक बजता है, मेरे पीछे म्यूज़िक बज रहा हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है मुझे नहीं पता, मुझे ये पता होता है आवाज़ रिदम में आ रही है। एंड रिजल्ट एक है, एक म्यूज़िक आउट कर दें सिंक्रोनाइजेशन से पकड़ा जाता है। तो ये फाइटर फ्लाइंग आजकल ख़ास तौर पे जब से ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और ख़ास तौर पे पाक फ़ज़ाइया ने इसको इनोवेटिव तरीके से, जो हमारे लीडरशिप है इस वक्त एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, मैं 3-4 साल से देख रहा था कि वो इतने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ प्लानिंग करते थे कि मैं समझता था कि अल्लाह करे ये ना मौका आए कि इसकी एम्प्लॉयमेंट हो कभी, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि हो जाएगी। और उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि जो मेरी तवक्कुआत से थी उससे कहीं ज़्यादा परफॉर्म किया उन्हीं पायलट्स ने, इंजीनियर, टेक्नीशियन, एयर डिफेंस कंट्रोलर, वेपन कंट्रोलर, AW, सब के ने। तो ये इंटीग्रेशन बड़ा मैटर करती है। नंबर कुछ नहीं कहते आजकल। नंबर अगर हम करने चाहिए तो हमें तो हिंदुस्तान से लड़ना ही नहीं चाहिए था आज तक। हमें पहले ही टेबल पर बैठ जाना चाहिए था और कहना चाहिए जनाब आपके पास ज़्यादा गन्स हैं, हमारे पास 1 गन है, आपका 3 गन है। सर, जहाँ हम जज्बे की बात करें तो वहाँ तो ग़ज़वा बदर में भी हम 313 थे और वो 1000 से भी ज़ायद। देखिए मुनीर, मैं अक्सर कहता हूँ, सॉरी एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं कह देता हूँ कि देखिए जब भी आप जंग लड़ते हैं या आपकी फ़ौज लड़ती है, हम फ़ौज जो होती है ना, वो लोगों का एक हथियार होता है जो लोगों के हाथ में होता है। ये जो वेपन होता है ये आर्म फोर्सेस हैं, लेकिन बॉडी लोग हैं। एक बात, हमें सबसे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए, और ख़ास तौर पे मिलिट्री और जो फाइटर पायलट है, सेलर है, सोल्जर है, हमें अपनी कॉज पर ईमान होना चाहिए कि जो मैं लड़ने जा रहा हूँ मेरी कॉज 200% जस्टिफाइड है। पहली बात, अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है तो आपकी जंग जस्टिफाइड होती है, वॉर जस्टिफाइड होती है, और अगर आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है तो आपकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड होती है, आपकी कारकर्दगी भी जस्टिफाइड होती है। हिंदुस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान की फोर्सेस को ही पता था कि हमारी कॉज जस्टिफाइड नहीं है, हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, हमारा पॉलिटिकल मोटिव है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन लड़ना है, कॉज जस्टिफाइड नहीं थी, कॉज फॉल्टी थी, जंग फॉल्टी थी, परफॉर्मेंस भी फॉल्टी थी, बेस भी फॉल्टी थी। पहलगाम इंसिडेंट बना दिया, वाटर ट्रीटी आपने ख़राब कर दी। Exactly. और आपने बेसलेस एक्यूजेशंस के तहत पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। एग्जैक्टली तो हिस्ट्री में चले जाते हैं, मैं आपको एक क्विक मिसाल से साबित कर देता हूँ। देखिए अमेरिका ने 1954 से 1974 तक 21 साल वियतनाम के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। 21 साल, उन 21 सालों में 33 लाख वियतनामी मारे गए, सिर्फ 58,000 अमेरिकन मारे गए। 33 लाख वर्सेस 58, ऑलमोस्ट 1:70 की रेशो है। अमेरिका फिर भी हार गया। क्यों? जज्बे की वजह से। अमेरिकन लड़ रहे थे विक्ट्री के लिए, अमेरिकन लड़ रहे थे रीजनल हेजमनी के लिए, अमेरिकन लड़ रहे थे सुपर पावर, फर्दर सुपर पावर बनने के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए, डाटा के लिए कि हम जंगें इतनी जीते। वियतनामीज़ क्यों लड़ रहे थे? अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी कॉज के लिए, और दुश्मन को ज़ाहिर है अपने मुल्क से भगाने के लिए, यानी कॉज लैंड सिक्योरिटी। तो वियतनामीज़ की कॉज जस्टिफाइड थी, उनकी वॉर जस्टिफाइड थी। 33 लाख मरवाने के बावजूद देख लें उनकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड थी कि अमेरिका को निकाल दिया। तो ये एक लिंक्ड हैं चीज़ें, स्टैंड अलोन नहीं होता आपके। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि मजबूर किया गया, तो फिर जब वक्त आएगा तो अक्सर मैं कहता होता हूँ, ऑन द लाइटर नोट लोग एंजॉय करते हैं, मैं कहता हूँ आई वुड लव टू डाई फॉर माई कंट्री, बट आई वुड लाइक माई एनिमी टू डाई फॉर हिज कंट्री फर्स्ट। दैट इज़ वेरी वेल सेड ऑफ यू। सर, जहाँ हम कॉज के प्रिवेल करने की बात कर रहे हैं कि कॉज मैटर करता है, तो आपको नहीं लगता कि फ़लस्तीन में भी कॉज ज़्यादा सुप्रीम है और एजेंडा बहुत ही बुरा है, जिसके तहत ये तमाम क़ुव्वतें
फ़लस्तीन के अंदर हमलावर हैं और जेनोसाइड कर रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अभी रिसेंटली अमरीकी सदर ने अनाउंस किया है काज़ाकिस्तान के हवाले से कि वो अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार कर रहा है, इन अदर वर्ड्स वो इसराइल को तस्लीम कर रहा है, तो क्या दीगर इस्लामी ममालिक जिनमें UAE भी है, बहरीन भी है और भी हैं जो ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा हैं, तो आपको क्या लगता है कि वन आफ्टर दी अदर सभी फॉलो करते हुए अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे? जी, मुझे ख़तरा है, और ख़तरा एक वजह से है। देखिए, जितनी अमेरिकन हुकूमतें आई और ख़ास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट जितने आए पहले, जितनों को मैं जानता हूँ, ओबामा या और बहुत पहले थे, बिल क्लिंटन थे, वो एज अ हेड ऑफ द स्टेट एक्ट करते थे। विद ड्यू रिस्पेक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प क्योंकि बिजनेसमैन है, और जो पिछले सदर या उनकी हुकूमतें होती थी वो एग्रीमेंट करती थी, कंसेंसस डेवलप करती थी, ठीक, एक मुआहदा करती थी कि आप मुझे ये देंगे, मैं आपको ये दूँगा, बार्टर करते थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इस वक्त हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये बिजनेसमैन है, ये एग्रीमेंट नहीं करते, ये डील करते हैं। ठीक है, डील में आपने क्या करना होता है, आपने अपने प्रेशर टैक्टिक्स भी यूज़ करने होते हैं। एग्रीमेंट होता है म्यूचुअल कन्वीनियंस, डील करनी होती है मैं अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ या पोजीशन ऑफ वीकनेस, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जी आप जब नेगोशिएट करते हैं, द पावर टू हर्ट इज़ द पावर टू बारगेन। अमेरिकन प्रेसिडेंट यहाँ यही कर रहे हैं, फिजिकल हर्ट नहीं कर रहे। इंडिया को क्या किया उन्होंने, कोई फिजिकल हमला तो नहीं ना कर दिया, बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए, पावर टू हर्ट, अपने प्रेशर के तहत रशिया के साथ तेल की डील खत्म करवा दी। तो मैंने वो जो लफ्ज़ यूज़ किया, पावर टू हर्ट, नॉट डिस्ट्रक्शन वाइज, टैरिफ लगा देंगे, 5 से 6 जहाज कर देते हैं, 6 से 8 कर देते हैं, फिर कहते हैं ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट कर देते हैं। ये क्या वो कर रहे हैं, वो पावर टू हर्ट दलील कर रहे हैं। तो आपने तो कूजे में बंद कर दिया, मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता था, आपने समराइज कर दिया। तो वो अपनी पावर टू हर्ट यूज़ कर रहे हैं, सर दलील के साथ दलील कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो मैंने कहा ना कि वो डील ज़्यादा करते हैं, ये नहीं अगर तुम ये करो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, और अगर तुम ये नहीं करोगे तुम्हारे साथ ये कर दूँगा। मुल्कों के साथ आमतौर पे अमेरिकन प्रेसिडेंट को तो कभी भी मैंने नहीं देखा, किसी को भी, जितनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी, कि वो इस तरह डील पॉइंट ऑफ व्यू से करें और अपनी पावर टू हर्ट या पावर टू एम्बैरस, चले अब यूँ यूज़ कर लेते हैं, पावर टू एम्बैरस कर लेते हैं, वो ये यूज़ कर रहे हैं। और अब ये देखिएगा कि शायद वो दिन ब दिन एक एक नाम अनफोल्ड करना शुरू कर दें। अच्छा, कुछ मामलात रह गए थे सऊदी अरब के जिसके बाइस वो उसमें शामिल नहीं हुआ अब्राहम अकॉर्ड में, अगर वो भी उसके मामलात पूरे कर दिए जाएं, उसके तकाजे पूरे कर दिए जाएं, तो काज़ाकिस्तान के बाद अगली बारी सऊदी अरब की होगी? डिपेंड करता है ऑन द पावर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन बेसिकली होती है आर्म ट्विस्ट करना। ठीक है, कितनी मेरी कैपेसिटी है दूसरे शख्स का आर्म ट्विस्ट करने की, उतनी ही जल्दी मैं बारगेन पर ले आऊँगा। अगर मेरी पोजीशन नहीं है आर्म, इंडिया ने क्या किया था, बेसिकली पावर ऑफ क्वेश्चन हमारे खिलाफ इस्तेमाल की थी कि हमारा बाजू मोड़ेंगे, पाकिस्तान कहेगा जनाब माफ़ी दे दें, सो कॉल्ड दहशतगर्दी से हमने तौबा की, वो तौबा भी नहीं हुई क्योंकि उनकी पावर ऑफ क्वेश्चन नहीं थी। मैं पावर ऑफ हर्ट कह रहा हूँ, पावर ऑफ एम्बैरसमेंट कह रहा हूँ, पावर ऑफ क्वेश्चन कह रहा हूँ। सर वन लाइनर में चाहूँगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान विल ऑल्सो फॉल फॉर अब्राहम अकॉर्ड? इसराइल की जो डिज़ाइन है, जब तक वो डिज़ाइन अंडू नहीं करता और फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं करता, हमें नहीं करना चाहिए। और मैं सपोर्ट कर देता हूँ आर्गूमेंट से। 1960 में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO यासिर अरफात ने लीड की थी। 25-30 साल तक उन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल की फॉर होमलैंड। 93 से लेकर 94 तक ओस्लो एग्रीमेंट किया, अमेरिका ने पीस ब्रोक किया, यासिर अरफात भी थे, इसराइल भी और अमेरिका ने मिलकर एक साइन किया ओस्लो एग्रीमेंट। 93, 95, 32 साल हो गए। उसका पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है दिस एग्रीमेंट विल लीड टू 2 स्टेट सोल्यूशन। 32 साल में नहीं हुआ। सही। तो आज अगर एक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा भी था कि ये 2 स्टेट का जाएगा, तो उससे दूसरे दिन ही शायद नेतन्याहू ने कह दिया था कि मैंने तो कोई 2 स्टेट नहीं एग्री किया। तो 2 स्टेट के बगैर किया तो सॉरी टू से हम और सर टर्की की जानिब से जेनोसाइड की बुनियाद पर बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुके हैं। जी, और न्यू मेयर जो न्यूयॉर्क ने भी कह दिया कि वो आया तो मैं अरेस्ट कर लूँगा अगर मैं। हाँ जी। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आई थिंक बगैर इंडिपेंडेंट एक होमलैंड फॉर पैलेस्टीनियन ये ज़्यादती होगी, और ज़ाहिर है हम अच्छा नहीं करेंगे उनके खून शहादतों, जो इतनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हालत आपने दिखाई है मीडिया पे 2.5 साल ऑलमोस्ट, तो वो अनफॉर्चुनेट है, उसके बगैर नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका खालिद चिश्ती साहब कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।